नमस्कार, आप देख रहे हैं यून्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। अब तक हमने आपको कई ऐसी खबरें दिखाई हैं जहां पर पति पत्नी अपने अवैध संबंधों के चलते जो है कई बार खौफनाक कदम उठा लेते हैं, लेकिन आज की हमारी खबर बेहद चौंका देने वाली है। उम्र की जिस पड़ाव पर लोग अपने परिवार पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, हमारी इस खबर में 60 साल के एक बुजुर्ग को रंगीन मिजाजी आशिक मिजाजी का ऐसा चस्का लगा कि 60 साल की उम्र में उन्हें अपनी प्रेमिका का चस्का लगा हुआ था। प्रेमिका के साथ वो मनमड़ रंगरलियां मना रहे थे। इस दौरान जब प्रेमिका ने अपना कहें उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया तो इन्हें लगा अब कैसे प्रेमिका से छुटकारा करें। लिहाजा 60 साल के बूढ़े प्रेमी ने बड़ी ही बेदर्दी से अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतारा। फिर इस बूढ़े प्रेमी ने अपने बुजुर्ग साथी की मदद ली लाश को ठिकाने लगाने में, और एक और प्रेमिका जो दूसरी प्रेमिका थी उसको भी इस पूरे कांड में उन्होंने शामिल किया। समझ रहे हैं? 60 साल की उम्र, 2 प्रेमिका, एक प्रेमिका की मौत हुई, ऊपर से शादीशुदा भी हैं। तो आप समझ रहे हैं, सफेद हो चुके बालों के बाद भी साहब की रंगीन मिजाजी नहीं जा रही थी। इस घटना ने जब खुलासा हुआ तो सब चौंक गए कि उम्र के इस पड़ाव में ये साहब ये गुल खिला रहे। 60 साल की उम्र, सिर पर सिर्फ सफेद बाल, घर में पत्नी और जवान बेटी, लेकिन जनाब का दिल अभी भी इश्क की गलियों में भटक रहा था। एक नहीं 2-2 प्रेमिकाओं के साथ इनका संबंध थे। जब इश्क की यह हवाबाजी हाथ से निकलने लगी, प्यार का रंग खून में बदल गया। जो नई नई प्रेमिका बनी थी उसने इनके प्यार का फायदा उठाने की कोशिश की। इनका कहना है कि नई प्रेमिका ने अब उन्हें कहें ब्लैकमेल करना शुरू किया। उनसे पैसे की मांग थी, घर में हिस्सा मांग थी और घर पर साथ रहने की जिद कर रही थी। अब वो ये कर नहीं सकते थे। ऐसे में उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो धोखे से प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाया और बहाने से नशीली वाली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर उसे बेहोश किया और फिर ईंट से उसका चेहरा कूच दिया। अब प्रेमिका की हत्या तो कर दी, लेकिन बात यह थी कि प्रेमिका की लाश को ठिकाने लगाना है और किसी को इस बात का पता नहीं चले। लिहाजा अब इन 60 साल के प्रेमी महोदय ने अपने 55-56 साल के पुराने दोस्त को याद किया। ये दोस्त भी ऐसा कोई शरीफ नहीं है, गुनाहों की लंबी फहरिस्त है। इसके नाम पर कई मुकदमे दर्ज हैं। दोनों पुराने खिलाड़ी हैं, दोनों के ऊपर कई बड़े मामले दर्ज हैं। अब दोस्त को बुलाया जाता है, कहा जाता है इसको ठिकाने लगाता है। अब एक कार जो दोस्त की थी उसमें लाश को रखा जाता है। ये था कि ऐसे महिला को लेकर जाएंगे तो पुलिस चेकिंग होती है जगह जगह पर, तो पकड़े जाएंगे। इसलिए जो बूढ़ऊ आशिक थे उन्होंने अपनी एक पुरानी, जिनसे अब रिश्ता टूट चुका था, उन्हें याद किया, जिनके अभी भी हाल फिलहाल पैसों से वो किसी तरह से मदद करते थे। उन्हें याद किया गया कि तुम्हें हमारे इस पाप में हमारी मदद करनी है। क्योंकि वो नर्स थी उसे गाड़ी में बिठाया गया, इसलिए कि अगर कोई पुलिस वाला रोकेगा तो ये कहा जाएगा कि एक महिला मतलब है, उन्हें दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। और पुलिस उस पर जब महिला गाड़ी में बैठेगी तो पुलिस जल्दी गाड़ी को रोकती नहीं, और यही इनका प्लान था। और इसी तरह से लखनऊ में एक महिला जिसकी उम्र करीब 40 साल की थी, 6 जुलाई को उसकी ये लोग हत्या करते हैं और उसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं उन्नाव में। 10 दिनों के बाद उन्नाव पुलिस ने जब इस पूरे मामले की गहनता से जांच की, 400 सीसीटीवी फुटेज देखे, 400 सीसीटीवी कैमरों के एक एक पल की फुटेज को खंगाला गया, तब कहीं जाकर ये सनसनीखेज खुलासा हुआ और इन तीनों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया। पूरा खुलासा हो चुका है तो सब हैरान हैं कि जिस उम्र में बैठकर आराम से धर्म कर्म वाले टीवी प्रोग्राम लोग देखते हैं, गाना सुनते हैं, भक्ति भाव में डूबते हैं, उस उम्र में ये बुढ़ऊ इश्कबाजी की गलियों में भटक रहे हैं। हैरान कर देने वाली खबर है। चलिए अब हम आपको पूरी खबर ये विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला, पूरा घटनाक्रम समझ में आए कि आखिरकार ये पूरा माजरा है क्या। ये घटना जो है 2 जिलों से जुड़ी हुई है, लखनऊ और उन्नाव आसपास के जिले हैं। ये सब जो तीनों गिरफ्तार हुए हैं और जो मृतक लड़की है जिसका नाम है जूली, ये चारों लोग जो हैं लखनऊ के रहने वाले हैं। इन्होंने लखनऊ में हत्या की और लाश को उन्नाव में ठिकाने लगाया। अब कैसे इन्होंने क्या किया वो हम आपको बताते हैं।
6 जुलाई को सबसे पहले उन्नाव में आते हैं, जहां से ये पूरा केस की जांच पड़ताल शुरू होती है। 6 जुलाई के दोपहर करीब 2:30 बजे उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र के बिहार मौरावा मार्ग पर केदार खेड़ा नहर है, वहां से नहर गुजरती है। उस नहर पुलिया के पास झाड़ियों में लोगों को एक महिला की लाश दिखी। लोगों ने तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस टीम पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि महिला के चेहरे को किसी भारी चीज से बुरी तरह से कुचा गया था, जिससे उसकी पहचान तक नहीं हो रही थी। इतना मतलब चेहरे को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था। फिर भी पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और उसको फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की वजह साफ थी कि सिर पर किसी भारी चीज से हमला कर युवती को मौत की घाट उतारा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से महिला की उम्र करीब 35 से 40 के आसपास पता चला कि जो है ये कोई ऐसा नहीं कि 20-21 साल की लड़की है, उम्र है 35 से 40 के बीच में है। अब पुलिस जो है उन्नाव पुलिस, इस महिला की सबसे बड़ी बात थी कि पहचान, जब पहचान होगी तभी आगे का पूरा मामला सुलझेगा, लेकिन महिला की पहचान नहीं हो पा रही थी। ऐसे में पुलिस को ना चाहते हुए भी कहते हैं कि 72 घंटे बाद जो है महिला का उन्हें वो अंतिम संस्कार करना पड़ता है। अब महिला की पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने जब शव मिला था तो बड़े अधिकारियों ने 1-2 टीमें पूरे मामले की जांच में लगाई, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान जब 3-4 दिन गुजर गए तब पुलिस ने इसमें 60 स्वाट टीम और सर्विलांस टीम को भी इस महिला की हत्या की गुत्थी को सुलझाने में लगाया, क्योंकि जाहिर सी बात थी कि हत्या तो की गई है। अब हत्यारा कौन है, वो उन्नाव जिले का है या फिर इस महिला की हत्या कहीं और से की गई और उसकी लाश को यहाँ ठिकाने लगाया गया, तो ये जानना जरूरी था कि आखिरकार ये महिला यहाँ तक पहुंची कैसे। इसके बाद जब स्वाट टीम, सर्विलांस टीम, इसके अलावा पुलिस की टीम 3 से 4 टीमें मिलकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती हैं, तो पुलिस अब हर एक चीज पर बारीकी से नजर रखती है। पुलिस ने इस दौरान जो है उस रोड पर जहां जहां भी उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिल सकते हैं, उन सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। इस दौरान पुलिस को 5 जुलाई की रात का करीब 2 बजे का रात 2 बजे के आसपास का एक सीसीटीवी बताते हैं फुटेज मिलता है। उस सीसीटीवी फुटेज में एक कार जो है, ये जो बिहार मौरावा मार्ग है, ये इधर आती है और महज 10-12 मिनट बाद वो दोबारा कार वापस लौट जाती है। पुलिस को उस कार पर शक होता है कि इतनी रात में ये कार आई और महज 10-12 मिनट बाद ही वापस लौट गई, यानी कुछ सब नहीं है। इसके बाद पुलिस ने उस कार को फॉलो किया और भी आगे के सीसीटीवी फुटेज देखे जो इस रास्ते की तरफ लाने वाले थे। पुलिस ने करीब 400 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इन 400 सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को बहुत अहम जानकारी मिली। पुलिस इन फुटेज के सहारे लखनऊ के राजाजीपुरम पहुंची। यहां पर पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जो 5 जुलाई की रात 12:30 बजे का था। इसमें पुलिस देखती है कि वही कार में एक महिला बैठती हुई दिखती है और फिर सुबह 4:30 बजे यानी 6 तारीख की 5 तारीख की 12:30 बजे बैठती है और 5 तारीख की या सुबह 6 तारीख की तड़के सुबह 4:30 बजे वही गाड़ी दोबारा महिला को वहीं पर छोड़ती है। अब पुलिस को समझते देर नहीं लगती कि ये महिला भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं शामिल है। इसके बाद जो है पुलिस उस राजाजीपुरम वाले एरिया को उस महिला की पहचान करने में जुटती है कि ये महिला है कौन। 3-4 घरों को चिन्हित किया जाता है और फिर पुलिस को उस महिला के बारे में जानकारी मिल जाती है कि जो गाड़ी में बैठी थी वो दरअसल महिला एक नर्स है और केजीएमयू जो है कानपुर का और लखनऊ का हॉस्पिटल, वहां पर काम करती है। इस दौरान पुलिस ने उस कार के और सीसीटीवी फुटेज को फॉलो किया। पुलिस ने अब एक सीसीटीवी कैमरे में जो पुलिस को चाहिए था, सबसे बड़ी चीज कार का नंबर, एक सीसीटीवी कैमरे में कार का नंबर पुलिस को साफ साफ दिखाई दिया। कार के नंबर से पुलिस को अब पता करने में देर नहीं लगी कि ये कार किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ने पता किया तो पुलिस को पता चला ये कार जो है लखनऊ के मोहनलालगंज के गांव रहीम नगर भतेसुआ के रहने वाले उमेश चंद्र यादव की है। पुलिस ने इसके बाद उमेश चंद्र यादव के पास तुरंत पहुंची। उमेश चंद्र यादव को हिरासत में लिया और उनसे अब गहनता से जब पूछताछ की गई। उमेश चंद्र यादव की उम्र करीब 55 साल है। पुलिस को लगा भला 55 साल का आदमी क्या एक 40 साल की महिला की हत्या में शामिल हो सकता है। फिर भी पुलिस ने शक के आधार पर उससे पूछताछ शुरू की। अब जब उमेश चंद्र यादव से पूछताछ शुरू हुई तो उमेश चंद्र यादव ने जो कहानी बताई वो उसने तो पुलिस के होश ही उड़ा दिए।
उमेश ने बताया कि वो कार उसी की है, और लेकिन उस कार में जो हुआ और जो महिला के बारे में आप पूछ रहे हैं उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तो पुलिस ने पूछा तुम्हारी कार है और उस महिला से तुम्हारा संबंध नहीं तो फिर किसका संबंध है? उमेश ने बताया कि दरअसल लखनऊ के थाना कृष्णा नगर के सरदारी खेड़ा के रहने वाले राधाकांत दुबे उर्फ कुक्कू के पड़ोस के रहने वाले किशन करके हैं, उनकी 40 साल की बेटी जूली, जिसकी लाश आप मिली है वो जूली है। और ये मेरे दोस्त जो है राधाकांत दुबे, इनके घर के जस्ट सामने रहती है। और राधाकांत दुबे ने ही जूली की 5 जुलाई की रात में हत्या की थी। और शव ठिकाने लगाने के लिए राधाकांत ने कार को बुलाया। इस पर मैं कार लेकर, चूंकि हम पुराने दोस्त हैं, राधाकांत के पूछा गया राधाकांत की उम्र क्या है, तो पता चला राधाकांत की उम्र जो है 60 साल है। अब ये पुलिस वालों को तो और अचंभे की बात है कि 60 साल की उम्र और एक 40 साल की लड़की से प्रेम प्रसंग और फिर उसकी इतनी बेदर्दी से हत्या। पुलिस को लगा यार 60 साल का आदमी क्या ऐसा कर सकता है, लेकिन अब जो सामने आ रही थी वो तो सच्चाई थी। उमेश चंद ने बताया कि राधाकांत ने जूली की हत्या की। उसने मुझे फोन कर बुलाया, कहा कार लाश को ठिकाने लगाना है। मैं अपनी कार लेकर, चूंकि हम पुराने मित्र हैं, तो मैं अपनी कार लेकर राधाकांत दुबे के पास पहुंचा। यहां पर हमने जूली की लाश को कार में रखा। अब हमारा यह था कि इस तरह से हम जाएंगे तो जगह जगह पर रात के समय में पुलिस चेकिंग करती है। अचानक से हम दो को कहीं पुलिस देखती है, बाई चांस गाड़ी रुकवाया और गाड़ी ने पुलिस ने चेकिंग कर ली तो फिर हम पकड़े जाएंगे। ऐसे में एक महिला अगर कार में बैठ जाएगी तो पुलिस की संभावना कम रहेगी कि पुलिस हमारी गाड़ी को रोके। लिहाजा अब राधाचंद दुबे को अपना एक पुराने गहरे साथी या मित्र या सहेली की याद आई। वो थी एक मिनट, मैं आगे थोड़ा नहीं गया। हाँ, सुमन वर्मा। सुमन वर्मा जो है वो केजीएमयू हॉस्पिटल में संविदा पर स्टाफ नर्स है। राधाकांत दुबे की पुरानी जान पहचान और गहरी मित्रता है। आप समझ सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। उसको बुलाया गया। राधाकांत दुबे अभी भी आर्थिक तौर से बताते हैं कि सुमन वर्मा की कई बार पैसों से मदद करते थे, जिसके चलते सुमन वर्मा राधाकांत की बात को काट नहीं सकती थी। लिहाजा राधाकांत को बुलाया गया कि एक कार में बैठो। बीमार को देखने के बहाने उसे बुलाया गया और सुमन वर्मा को जो है वो कार में बिठा लिया गया। मकसद यही था कि एक लेडीज अगर कार में बैठी रहेगी तो कोई पुलिस वाला जल्दी चेक नहीं करेगा, क्योंकि लगेगा सबको एक फैमिली है, इसीलिए नहीं बिठाया। अब आपको बता दें कि राधाकांत और सुमन वर्मा का कैसे क्या संबंध। मुख्य आरोपी जो है राधाकांत दुबे और सुमन वर्मा, ये दोनों जो है मूल रूप से अयोध्या के थाना बीकापुर के गांव दुबेपुर और सोनापुर गांव के रहने वाले हैं, यानी आस पड़ोस के ही थे। तो ये दोनों की पुरानी पहचान थी और काफी समय से दोनों की नजदीकियां थी। इसके चलते जो सुमन वर्मा को जो है राधाकांत अच्छी तरीके से पहचानता था। अब इनके फिर सुमन वर्मा को लेकर ये लोग उन्नाव आते हैं। उन्नाव में इन्हें ये था कि बिहार थाना साइड जो है रास्ता जो है वो सुनसान है, जंगली एरिया ज़्यादा है, तो ये वहाँ पर लाश को लाते हैं और फेंक कर फिर घर वापस लौट जाते हैं। इन्हें लगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। 10 दिनों तक हुआ भी यही। किसी ने जो जूली के बारे में कोई जानकारी इकट्ठा करने उनके पास नहीं पहुंचे। इस दौरान बताते हैं कि जूली के पिता और जूली के भाई, इन दोनों ने जो है जूली के लापता होने की शिकायत, जब जूली 5 तारीख को गायब हुई अचानक शाम को, तब जूली के पिता किशन और उसके बड़े भाई सतीश गौतम ने कृष्णा नगर थाने में जूली के लापता होने के बारे में जानकारी दी। लेकिन इनका कहना है कि पुलिस ने लापरवाही की और 2 दिन तक हमें थाने में बिठाए रखा और 7 जुलाई जाकर उन्होंने जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और तब कहीं जाकर उन्होंने जूली की तलाश की। लेकिन तब तक जूली का इधर उन्नाव में जब कोई जानकारी नहीं मिल पाई तो जूली का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो इस वजह से अगर 5 जुलाई को ही कृष्णनगर थाने की पुलिस जो है एक्शन में आती तो शायद सबसे ज्यादा होता है कि अगर लड़की गायब हुई तो आसपास के जिले थानों से संपर्क किया जाता है कि इस उम्र की कोई लड़की, इस कदकाठी की कोई लड़की क्या आपके यहाँ मिली है, तो जाहिर सी बात है पता चल जाता है कि हाँ भाई उन्नाव मिली है, 6 जुलाई को ही मिली थी, तो फिर शायद ये राज जल्दी खुल जाता।
खैर पुलिस ने उतनी तत्परता नहीं दिखाई, लेकिन उन्नाव पुलिस ने इस केस को सुलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उन्नाव पुलिस को पता था कि राधाकांत दुबे ही इस पूरे हत्याकांड का मुख्य साजिश करता है। तुरंत ही पुलिस जो है राधाकांत दुबे के पास पहुंचती है और उसे हिरासत में लेकर उससे इस पूरे मामले में जानकारी इकट्ठा करती है कि आखिरकार क्या कैसे हुआ। पहले तो राधाकांत दुबे 60 साल का था, तो अपने आप को बुढ़ापा बूढ़े होने के दिखाने का एक्टिंग करने लगा कि हम भला किसी को कैसे मार सकते हैं इस तरह से। लेकिन पुलिस ने समझ लिया कि तुम जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं, और तुम्हारी कहानी हमको करीब करीब सब पता चल गई, तो सच बताओ। जब पुलिस ने थोड़ा सख्ती की तो राधाकांत दुबे ने पूरी कहानी विस्तार से बताई। राधाकांत दुबे ने पूछताछ में बताया कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। कमीशन से जब भी कोई एक भी बार डील हो गई तो अच्छी खासी कमीशन मिलती है और आराम से 2-3 महीने का खर्च तो कहीं नहीं गया, निकल जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी जो है वो सीतापुर के महबूबाबाद के कस्तूरबा गांधी स्कूल में शिक्षिका है, और उनकी उनकी बेटी जो है वो भी उसी स्कूल में शायद क्लर्क है। दोनों वहीं रहते हैं। अब इसकी वजह ये हो सकती है कि राधाकांत दुबे के साथ ये नहीं रहते थे। इसकी वजह ये हो सकती है कि राधाकांत दुबे का बताते हैं कि पुराना क्रिमिनल इतिहास, यानी कई सारे इसने कांड कर रखे थे। पुलिस की जांच में यह पता चला कि राधाकांत ने साल 2006 में एक सिपाही की हत्या की थी। इस पर लखनऊ के कृष्णानगर थाने में हत्या, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में कुल 18 मामले दर्ज है। सिपाही की हत्या में इसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी और बाद में फिर इसे जमानत पे ये बाहर था। सोचो इतना बड़ा ये अपराधी था तो भला इसके साथ कोई क्यों रहेगा। वहीं जो इसका साथी उमेश चंद था वो भी, उसके ऊपर भी लखनऊ के अलग अलग थानों में और साथ ही उन्नाव के शहर पूर्वा कोतवाली में भी अलग अलग 7 मुकदमे दर्ज है। यानी उमेश चंद्र यादव भी एक ये नामी गिरामी बदमाश था। अब भले उम्र कम हो गई तो अब बदमाशी कम कर दी थी, लेकिन इनका पुराना दोनों का इतिहास था। कहते हैं उमेश को भी आजीवन कारावास की सजा हुई है और ये भी अभी हाईकोर्ट से जमानत के बाद जो है बाहर। कहते हैं दोनों की दोस्ती, उमेश चंद्र और राधाकांत की दोस्ती भी जेल में हुई थी, जिसके बाद से राधाकांत अक्सर उमेश के साथ ही कुछ अगर गड़बड़ घोटाला करना होता तो दोनों साथ मिलकर जो है काम करते थे। दोनों जमानत पर थे। राधाकांत दुबे ठेकेदारी और उमेश चंद्र की गाड़ियां चलवाता था, जिससे जलिए अब दोनों की दोस्ती गहरी हुई थी। अब इसी वजह से शायद पत्नी, राधाकांत दुबे की पत्नी और बेटी इसके साथ नहीं रहते थे। अब और वजह हो जो पता नहीं, लेकिन अभी तक बात यही सामने आई जो पूछताछ में पता चला, ठीक है, जो पुलिस के अनुसार। जो राधाकांत दुबे ने बताया कि उसने सरदारी खेड़ा में फरवरी 2025 में एक पुराना घर खरीदा, उससे तुड़वा कर उसने बनवाया और उसके घर के सामने जो है जूली का घर था। जूली जो है इसकी उम्र करीब लगभग 40 साल है, लेकिन शादी नहीं हुई थी। कहते हैं कि जूली की शादी साल 2022 में गोद भाई की हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके शादी का रिश्ता टूट गया और इसके बाद से उसकी शादी नहीं हुई। जूली अभी हाल फिलहाल घरों में काम करके अपना खर्चा वर्चा चलाती थी। जूली का इस दौरान जो है, चूंकि आमने सामने घर था, इसको भी शायद खाना वाना बनवाने के लिए जरूरत पड़ती होगी, तो इसने शायद जूली को ही लगा। जूली का बताते हैं घर आना जाना शुरू हुआ। अब ये थोड़ा सा रंगीन मिजाज का शुरू से ही था, लिहाजा जूली की शादी हुई नहीं थी। उसके अकेलेपन का इसने फायदा उठाया होगा। इसने अपनी प्यारी प्यारी बातों में जो है जूली को फंसाया और फिर बताते हैं जूली के साथ जो है इनका प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। ये खुद राधाकांत दुबे ने बताया, ठीक है, कि उसका प्रेम प्रसंग हो गया। इस दौरान बताते हैं कि धीरे धीरे अच्छा सब कुछ चल रहा था। अचानक से जूली ने, राधाकांत दुबे कहना है, जूली अब उसे ब्लैकमेल करने लगी। जब उसका मन आता वो पैसों की डिमांड करती। कभी कभी पैसों की डिमांड तो पूरी वो कर देता, लेकिन अब जो है जूली उससे ज्यादा मांग रही थी। वो घर में हिस्सा मांगने लगी थी। यहाँ तक कि राधाकांत का कहने वाला था कि वो उस पर अब इस बात का दबाव बना रही थी कि राधाकांत दुबे उसे अपने साथ रखे, यानी एक पत्नी के हक उसको दे, जो राधाकांत दुबे नहीं कर सकता था, ना ही करना चाहता था। लेकिन सीधे सीधे जूली को जो है वो मना नहीं कर सकता। उसने कहा कि जूली के पास कुछ उसकी आपत्तिजनक फोटो थी जिसको वो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देती। इसके चलते जो है मैं अब बुरी तरह से फंस चुका था। जूली को मना करता तो वो फोटो वायरल करती, जिससे बदनामी होती। मैं लेकिन जूली से छुटकारा पाना चाहता था, लिहाजा पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार किस तरह से उससे छुटकारा पाया जाए इसका प्लान बना रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो यही हुआ कि जूली को अब मारना ही पड़ेगा, तभी जो है
वो मेरा पीछा छोड़ेगी। इसलिए जो है उसने प्लान बनाया। पहले नींद बेहोशी की गोलियों का इंतजाम, बेहोशी की दवा का इंतजाम किया। 5 जुलाई को उसने बताया कि मेरे एक दोस्त का पुराना घर खाली था, मैंने उसे वहां पर अपने साथ बुलाया। वो आई, चूंकि मुझ पर भरोसा करती थी। यहाँ पर मैंने उसे कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवा या बेहोशी की दवा जो है मिलाकर दे दी। उसने जैसे ही दवा पी वो बेहोश हो गई। इसके बाद मैंने उस घर में जब वो बेहोश हुई, एक ईंट से उसके चेहरे को, उसके सिर को कूच कर तब तक मारा जब तक उसकी मर नहीं गई। वहीं उसके चेहरे को पूरी तरीके से मैंने कूच डाला ताकि कोई उसकी पहचान न कर पाए। इसके बाद मैंने अपने साथी उमेश चंद यादव को कार सहित बुलाया और सुमन वर्मा के साथ जो है हम लोग फिर उन्नाव के लिए निकल गए। यहाँ पर हमने सुमन को इसलिए शामिल किया कि पुलिस चेकिंग से बच पाए, और अगर कोई पुलिस वाला रोकेगा तो ये कहेंगे कि परिवार के साथ जो है महिला का उपचार कराने के लिए कहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है पूरी प्लानिंग बनाई। फिर हमने जूली की लाश को उन्नाव में फेंक दिया और वहां से चले आए। हमें लगा कि कोई भी इस बात को जान नहीं पाएगा कि हम कब आए कब गए, लेकिन सीसीटीवी कैमरों से हमारी पोल खुल गई। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। देखिए, दिनांक 6 जुलाई को थाना बिहार अंतर्गत मौरावा बिहार मार्ग पर केदार खेड़ा नहर पुलिया के पास सड़क के किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसकी पहचान न होने के कारण 72 घंटे बाद नियमानुसार उसका पोस्टमार्टम कराया गया। काफ़ी प्रयास किया गया था कि इसकी पहचान हो जाए, जिसके लिए अलग अलग टीमें भी भेजी गई थी, लेकिन पहचान नहीं हो पाई थी। इसमें जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें काज ऑफ डेथ कोमा ड्यू टू एंटीमार्टम हेड इंजरी आने पे थाना बिहार में ये हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके बाद ये भी विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। 11 जुलाई को एक घटना का अनावरण न होने पर हमने अपनी स्वाट टीम और सर्विलांस टीम को भी इस कार्य में लगाया। स्वाट टीम और सर्विलांस टीम ने लगभग 1.5 किलोमीटर पूर्व केदार खेड़ा में लगे एक सीसीटीवी से एक बहुत छोटा सा क्लू प्राप्त किया कि एक सेलेरियो कार 6 जुलाई को रात्रि में लगभग 2:31 पर आती है और 7 मिनट बाद वही कार वापस जा रही है। इसी आधार पर इन लोगों ने फिर उस कार का पीछा करते हुए एक रास्ता को ट्रैक किया। ट्रैक करते हुए राजाजीपुरम तक पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने पाया कि एक महिला उस कार से उतर करके एक गली में जा रही है। फिर इन लोगों ने वहाँ मैनुअली काम करना शुरू किया। 4-5 घरों को इन्होंने चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद उस महिला की पहचान की और पहचान करने के बाद इस घटना का इन लोगों ने अनावरण किया। इसमें ये पाया गया था कि मृतका, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, ये अविवाहित थी। वो किसी न किसी रूप में राधाकांत दुबे और कुक्कू, जो इसका मूल अभियुक्त है जिसने हत्या किया था, इसने मृतका, अब उसके कथनानुसार कि मृतका उसके घर में रहने के लिए दबाव बना रही थी और जिससे परेशान होकर के उसने लगभग 2:30 बजे दिन में 6 तारीख को 5 तारीख को दिन में 2:30 बजे घर पे अपना बुलाया। बुलाने के बाद कोल्ड ड्रिंक में इसने नींद की दवा दे दिया था और जब उसको नींद में आ गई थी तो ईंट से उसके सर पे वार किया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसके डेड बॉडी की डिस्पोज आपके लिए उसने उमेश चंद मिश्र, जो कार मालिक है, तो उमेश चंद यादव जो कि कार मालिक है, उसको शव फेंकने के लिए तैयार किया। साथ में एक और महिला थी जो सर्विस करती है KGME में, उसकी भी मदद लिया। वो भी पूर्व से परिचित है और उस महिला को पूछताछ में उसने बताया कि महिला को इस नाते से गाड़ी में लेकर के हम लोग आए थे कि ताकि अगर पुलिस रोकती तो ये बताने के लिए कि हम परिवार के साथ जा रहे हैं, किसी की तबीयत ख़राब है, उसको दिखाने के लिए, ताकि पुलिस परेशान न करे और पूछताछ न करे। इस तरह से इलाज करके सुनसान स्थान पर के डाल दिए थे ताकि उसकी पहचान न हो पाए। लेकिन हमारी स्वाट टीम, बिहार पुलिस और सर्विलांस टीम ने इसमें परिश्रम करके और इस घटना का सफल अनावरण कर लिया। इसमें आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि राधाकांत दुबे जो है, इस पे कुल 18 मुकदमे पंजीकृत हैं और इसको आजीवन कारावास की सज़ा मिल चुकी है। इसके बाद ये जमानत पे बाहर था। दूसरा जो गाड़ी जो चला रहा था और गाड़ी मालिक है उमेश चंद यादव, इस पे कुल 6 मुकदमे हैं, जिसमें एक मुकदमे में इसको भी आजीवन कारावास की सज़ा मिली हुई है
और ये आजीवन कारावास हाई कोर्ट से जमानत में बाहर है। सर टोटल सर मृतका से इस अभियुक्त का संपर्क कैसे हुआ? ये लोग कैसे रिलेशनशिप में थे, मतलब किस तरीके से टच में थे? अब ये आगे विवेचना में क्लियर होगा कि कैसे ये संपर्क में थे, लेकिन इनका दोनों का अगल बगल में घर है और अभी परिवार वाले बता रहे थे कि ये इनके यहाँ काम करने का भी काम करती थी, खाना बनाने का और ये सब। मृतका जो लगभग 38-40 साल एज रही होगी, अविवाहित थी, इनके घर आना जाना था, ये काफ़ी समय से एक दूसरे से परिचित थे। साथ में ये जो दूसरी महिला जो इस डेड बॉडी के डिस्पोज ऑफ में रही है, ये भी राधाकांत दुबे के सीधे संपर्क में है और उसका भी इनके साथ जो भी संबंध रहे होंगे आगे पूछताछ में क्लियर होगा। सर आजीवन कारावास था, कृष्णानगर से दोनों हिस्ट्री सीटर थे। क्या लग रहा है कि पुलिस की कहीं से वहाँ से लापरवाही रही कि मॉनिटरिंग नहीं की जा रही थी इन लोगों की, क्योंकि आजीवन कारावास था, इनकी गतिविधियों पर नजर नहीं थी पुलिस की? नहीं, आजीवन कारावास की सज़ा चूँकि अलग अलग मामलों में था, ये मर्डर के हाँ हिस्ट्री सीटर है, लेकिन हिस्ट्री सीटर अगर इस तरह से घर में काम करने वाली कोई महिला आ रही है या उसके साथ जो भी संबंध रहे हों, मर्डर कर देगा तो ये बहुत थाने के स्तर पे इसका मॉनिटरिंग, हाँ अगर कोई और घटना करते जैसे सड़क के बाहर करते तो उस पर मॉनिटरिंग होती, लेकिन घर के अंदर अगर कोई इस तरह का करता है। पुलिस सर तीनों आरोपियों में सबसे पहले किसके पास, सबसे पहले कौन पूछा? सबसे पहले पुलिस जो है महिला के संपर्क में आई है, महिला को चिन्हित किया गया था, महिला को चिन्हित करने के बाद फिर गाड़ी और उसके मालिक, इसके बाद फिर मूल जो हत्या करने वाला मुख्य अभियुक्त है उसके तक पहुँचे हैं। सर टोटल कितने कैमरे सर्च करने पड़े पूरा खुलासा करने के बाद? ये संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है, जो अभी अनुमानित है 400-450 कैमरा इन लोगों ने देखा था, रूट चूँकि चिन्हित कर रहे थे तो 400 से अधिक कैमरों को 450 से अधिक कैमरों को इन लोगों ने जो मुकदमे पंजीकृत थे वो अधिकतर के अपराध थे? ये अलग अलग धारा के हैं, इसमें 4/25 आर्म्स एक्ट का है, लूट का भी है, मर्डर का भी है, NDPS एक्ट है, गुंडा एक्ट है, 307 है, तो इस तरह से अलग अलग अभियोग पंजीकृत। सफलता करने वाली टीम को किस तरीके पुरस्कार मिलेगा? हाँ, इसमें सबसे लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ रेंज महोदय की तरफ से पूरे हमारी टीम को, क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर था, अज्ञात महिला का शव मिला था, इसमें कोई क्लू नहीं था, इस पे 50,000 रुपये का पुरस्कार। तो ये है एक तरफ जहां जवान पति पत्नी के बीच में रिश्ते खत्म हो रहे, वहीं 60 साल के कहते नहीं उम्र 55 की दिल बचपन का, 60 साल की उम्र में राम भगवान का जाप करने के बजाय इन जनाब के सिर पर आशिकी का भूत सवार था। अब वही भूत जब मुसीबत बनने लगा तब इन्हें लगा अब क्या करें, लिहाजा कुछ और नहीं सूझा तो उन्होंने इस उम्र में एक महिला की हत्या कर दी। अब वैसे भी हत्या करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, भले ही देखने में बूढ़ा हो, लेकिन इसने एक सिपाही की हत्या की थी। उम्र कैद की सजा इसे मिल चुकी है, अभी चूंकि हो सकता हो जमानत पर बाहर आया हो, दोनों उम्र कैद की सजा हुआ था, जीवन कारावास की दोनों को सजा है और दोनों जमानत पर बाहर हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों का किस तरह के मानसिक स्थिति वाले ये लोग हैं, आपराधिक किस्म के आदमी, इनके लिए हत्या करना जैसे मामूली सी बात हो। फिर भी इस केस ने सबको हिला कर रख दिया जब इसका सच सामने आया। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।